बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एजुकेटर जॉब्स के हवाले से नया अपने टॉपिक स्टार्ट करना है। उस टॉपिक का नाम है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होने लगा है। आपको पता है टोटल आपके 4 चैप्टर्स होते हैं एफपीएससी में, ख़ासतौर पे जो आपकी पैडागोजी का पार्ट होता है उसमें सबसे पहला टॉपिक आपके पास होता है टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। दूसरा टॉपिक आपके पास होता है ब्लूम्स एंड सोलो टेक्सानोमी। तीसरा टॉपिक आपके पास होता है टेस्ट एंड एवेल्यूएशन या एजुकेशनल असेसमेंट भी उसको बोलते हैं। और चौथा टॉपिक आपके पास होता है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये 4 टॉपिक सिर्फ होते हैं आपके पेडागोजी में, जो आपके लेक्चरार का पेपर है। किसी भी सब्जेक्ट में आपने लेक्चरर में पेपर में अप्लाई किया हुआ है तो आपका पेडागोजी के जो 30 नंबर हैं यही 4 सब्जेक्ट में से आने हैं, सॉरी यही 4 टॉपिक्स में से आने हैं। नंबर 1 आपका टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। नंबर 2 है जी आपके पास टेस्ट एंड वैल्यूएशन। नंबर 3 आपके पास ब्लूम्स एंड सोलो टेक्सानोमी। और चौथा है आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। 3 हमारे जो टॉपिक हैं वो मुकम्मल हो गए थे, ठीक है। तो आज हमने आखिरी टॉपिक आपका स्टार्ट करना है। ये आखिरी टॉपिक है आपका क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कल टॉपिक जो ख़त्म हुआ था आपका है जी टेस्ट एंड वैल्यूएशन। तो जो भी टॉपिक हमारा ख़त्म होता है उसका हमें टेस्ट भी लेना होता है। जो टेस्ट मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया था, ये मेरे पास टेस्ट खुला पड़ा है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टेस्ट सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास टेस्ट खुला पड़ा है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं आज का टेस्ट, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको जो है मैं आज का लेक्चर भी इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में दोनों काम करूंगा, ठीक है। पहले आपका ये जो आपका टेस्ट है ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप अपने जो है ना आंसर इसके साथ टैली कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन की तरफ चलेंगे, ठीक है। नंबर 1 आपके क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ टेस्ट। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ टेस्ट। और यहाँ पे एक और बात याद कीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बार बार बताता हूँ, जितने भी हम टेस्ट लेते हैं ये हम सारे पास पेपर में से लेते हैं। पास पेपर में से हम अपने पास से कोई भी क्वेश्चन नहीं डालते, हमने सारे के सारे पास पेपर्स में से क्वेश्चन लेने होते हैं, ताकि आपका जब हम डेली टेस्ट लें या वीकली टेस्ट लें तो साथ साथ आपके पास पेपर्स भी तैयार होते जाएँ, ठीक है। तो ये आपका पास पेपर, ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पास पेपर्स में से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए गए हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू एवेल्युएट द प्रोग्राम, टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट क्वालिटी, टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू, टू मेजर एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। तो ये आपका वो जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि आपके पास जो टेस्ट का पर्पस होता है वो किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक टूल होता है, ठीक है जी। ये आपके पास टेस्ट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, What which term involves the process of assigning numerical values to attributes। जो आपने numerical जो आप वैल्यूज असाइन करनी होती हैं उसका जनाब नाम क्या है? वैल्यूएशन है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है, ये टेस्टिंग है। तो आपको पता है जो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आपकी गिनती इन्वॉल्व होती है, जमा तफरीक इन्वॉल्व होती है, आप उसमें ग्रेड्स देते हैं या नंबर किसी को अलाट करते हैं, तो वो आपके पास मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट, ठीक है, समझ आएगी। ये क्वांटिटी, जहाँ पे क्वांटिटी की बात होगी वहाँ पे आप मेजरमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे क्वालिटी की बात होगी वहाँ पे आप वैल्यूएशन की बात करेंगे। एन असेसमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 3 है जी, असेसमेंट प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है? ओनली यूजिंग टेस्ट एज मेजरमेंट टूल्स, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर जजमेंट, assigning scores randomly to individuals, focusing solely to on quantitative data। अब देखिए, अगर हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे फोकस करते हैं तो ये तो आपके पास बन गया मेजरमेंट। लेकिन असेसमेंट, आपको पता है असेसमेंट में मेजरमेंट और वैल्यूएशन दोनों होते हैं। अगर हम करें जी ओनली यूजिंग टेस्ट एज मेजरमेंट टूल तो फिर भी नहीं है, ठीक है। गैदरिंग, उसके बाद असाइनिंग स्कोर रैंडमली टू इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को आपने रैंडमली स्कोर असाइन कर दिए तो फिर आपने असेसमेंट कौन सी की है? तो ये नहीं होता। आपके पास सिर्फ बचता है ये आपके पास बी वाला ऑप्शन है। आपको पता है कि जो आपकी असेसमेंट है इसमें मेजरमेंट और वैल्यूएशन दोनों दोनों को मिलाया जाए तो आपकी असेसमेंट बनती है। नेक्स्ट है जी, वैल्यूएशन फोकसेज ऑन। वैल्यूएशन किस पे फोकस करती है? असाइनिंग ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स, फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट वैल्यूज और क्वांटिटी, क्रिएटिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मेजरिंग फिजिकल डायमेंशंस, ठीक है। वैल्यूएशन किस पे करती है? आपको पता है वैल्यूएशन सिर्फ होती है क्वालिटी को, यहाँ पे आप क्वांटिटी वगैरह जो आप इसमें नहीं करते, ठीक है। तो ये इसके पास आपके पास ये फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट द वैल्यूज और क्वांटिटी, आपने क्वालिटी की बात करनी है, क्वालिटी की, क्वांटिटी नहीं आनी। क्वांटिटी आपकी मेजरमेंट में आनी है, वैल्यूएशन में सिर्फ आपकी क्वालिटी या वैल्यूज की बात करनी है, ठीक है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है जी, बी वाला। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन और मेजरमेंट में फ़र्क क्या है? ये मैंने आपको बार बार बताया। मेजरमेंट होती है जिसमें आपने चीज़ों को मेजर करना होता है, मापना होता है, उसमें आपकी गिनती इन्वॉल्व होती है, आपने ग्रेड्स वगैरह देने होते हैं, नंबर्स देने होते हैं।
लेकिन जो आपकी वैल्यूएशन है वो उसमें आपने वैल्यू देनी होती है, वैल्यू देनी होती है किसी चीज़ को, आपने गुड बैड इस तरह की आपने कोई जजमेंट देनी होती है, ठीक है। मेजरमेंट असाइंस ग्रेड वाइल वैल्यूएशन असाइन स्कोर्स, measurement quantifies while evaluation form judgments, measurement is subjective while evaluation is objective, measurement use rubrics while evaluation use surveys। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये था आपके पास मेजरमेंट क्वांटिफाइज वाइल एवेल्यूएशन फॉर्म जजमेंट्स, ठीक है। वैल्यूएशन में जजमेंट्स होती हैं और जो आपके पास मेजरमेंट होती है उसमें आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। या जो पहले में लिखा होता है एक में ग्रेड और एक में स्कोर, ये तो दोनों आपके जो है ना मेजरमेंट में होते हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। अ टेस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, टेस्ट है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, अ टूल फॉर जजमेंट, अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ फॉर्म ऑफ असेसमेंट, अ स्ट्रक्चर्ड मेजरमेंट टूल, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है ना ये आपके पास है अ टूल फॉर जजमेंट, अ टूल फॉर जजमेंट, ये आपके पास करेक्ट आंसर था, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी विच टर्म इन्वॉल्व मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन गैदर्ड डाटा, ठीक है जी। आपके पास जो टर्म है वो कौन सी होती है, इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। और जो भी आपके पास गैदर डाटा है उसके ऊपर आपने डिसीजन करना है, उसमें वो मेजरमेंट है, वैल्यूएशन असेसमेंट है या टेस्टिंग है, तो ये असेसमेंट आपकी ब्रॉडर टर्म होती है, ठीक है। मेजरमेंट में सिर्फ आपने क्या करना होता है, ग्रेड देने होते हैं, वैल्यूएशन में आपने उसकी वैल्यू करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास असेसमेंट जो होता है ना वो आपने मुकम्मल करना होता है, उसके ऊपर पूरी आपने जजमेंट देनी होती है, ठीक है। विच व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मेजरमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मेजरमेंट का क्या पर्पज है, असाइनिंग ग्रेड, क्रिएटिंग ओपिनियन, फॉर्मिंग जजमेंट, स्टैंडर्डाइजिंग क्वांटिफिकेशन। तो आपके पास ये है असाइनिंग ग्रेड, असाइनिंग ग्रेड, ठीक है। अगर यहाँ पे बोथ ए एंड डी हो ना, स्टैंडर्डाइजिंग क्वांटिफिकेशन, ये भी आपका ठीक है। और अगर ये दोनों में से ए को चूज करना पड़े तो असाइनिंग ग्रेड्स को आप चूज करेंगे। अगर दोनों का बोथ ऑफ ए एंड बी या इस तरह का दिया हो तो फिर आप इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। which of the following is not component of assessment, असेसमेंट का कंपोनेंट इसमें नहीं है। मैंने आपको असेसमेंट के कंपोनेंट बताए थे, ठीक है। तो उसमें आप जो लेक्चर में मैंने बताए थे, मेजरमेंट भी इसका कंपोनेंट होता है, वैल्यूएशन भी होता है, कंपैरिजन भी होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं होता, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी वैल्यूएशन इज ऑफन बेस्ड ऑन, वैल्यूएशन किस पे बेस करती है, रैंडम डेटा स्कोर, सोर्सेज, क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल स्कोर एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपकी वैल्यूएशन होती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज टिपिकली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ लर्निंग पीरियड, एंड पे आप कौन सी करते हैं, आप समेटिव असेसमेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द होता है, ड्यूरिंग सेशन, समेटिव होती है एंड पे, और डायग्नोस्टिक होती है जब आपने कोई चीज़ डायग्नोज करनी हो, और आपके पास जो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है वो सबसे पहले होती है स्टार्ट पे, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होती है, मैंने आपको बताया था। रेफरेंस असेसमेंट जो है उसमें दो तरह की है, एक आपके पास नॉर्म रेफरेंस है, दूसरी आपके पास है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ये है कि आपने किसी बच्चे को एक स्टैंडर्ड कर दिया, उसके साथ दूसरे बच्चे को कंपेयर करते जाएं कि अली से कितने लोगों के ज़्यादा नंबर है, कितने लोगों के कम नंबर है, तो आपने अली को कंपेयर कर दिया दूसरी क्लास की निस्बत, अली जो है वो किस लेवल पे खड़ा है। और क्राइटेरियन रेफरेंस ये होता है कि आपने कोई पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, 33 वाला या 40 वाला नंबर वाला बच्चा पास है, ठीक है। इसमें आपके पास कहते हैं आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू द स्टैंडर्ड, ये आपके पास कंपैरिजन होता है, ये आपके पास करेक्ट आंसर है, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स टू अ स्टैंडर्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज डिजाइन टू, डायग्नोस्टिक असेसमेंट किस लिए डिजाइन की जाती है, इस आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, समझ आ गई है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी, आपके पास है इन क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, इन क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट, ठीक है। जो आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है वो कहता है जी परफॉर्मेंस किसके अगेंस्ट मेजर की जाती है, अदर स्टूडेंट स्कोर्स में आप हम करते हैं जी, जो जिसमें हम जो है ना वो जो दूसरी रेफरेंस होता है नॉर्म रेफरेंस में, ठीक है। अब प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। जो प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड है कि आपका क्राइटेरिया होता है, उसके साथ जब आप कंपैरिजन के साथ किसी चीज़ को उसके जो उसकी असेसमेंट करते हैं वो आपकी क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होती है। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट का सब सेंट्रल फोकस कौन सा होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट आपको मैंने बताया हुआ है कि ये आपने जो रियल वर्ल्ड टास्क में जब आप किसी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं ना तो उसको रियली प्रैक्टिकल उसको हम जज करने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास होती है डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्किल थ्रू रियल वर्ल्ड टास्क, ये आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है। नेक्स्ट है जी विच असेसमेंट टाइप इन्वॉल्व्स लर्नर्स एवेल्युएटिंग देयर पीयर्स वर्क, जो लर्नर्स हैं आपस में जो उनके दोस्त हैं, जो उनके पीयर्स हैं, जो उनके साथी हैं,
उनका जो आपस में वैल्यूएशन करते हैं वो आपकी होती है पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ लर्नर अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। अप्रोप्रिएट स्टार्टिंग पॉइंट जब आपने देखना होता है कि लर्नर जो है, जो भी स्टूडेंट है, इस टाइम किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, उसका जनाब इस वक्त उसका जनाब किस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, कौन सी क्लास में उसको अभी हमें रखना चाहिए, किस लेवल पे उसको शुरू करना चाहिए, तो आपकी होती है जी ये प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। प्लेसमेंट मीन कि उसका हमने लेवल देखना है, इस जगह अब किस जगह पे वो खड़ा है। ठीक है, क्या वो 8वीं जमात के या 9वीं जमात के या 10वीं जमात के काबिल भी है कि नहीं। जब एडमिशन करने लगते हैं ना, एडमिशन से पहले जो आपका एडमिशन टेस्ट होता है ना, जो आपका एंट्री टेस्ट होता है, वो आपकी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। ठीक है जी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज मैंने आपको बताया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज होता है कि आपने ड्यूरिंग सेशन के दौरान ही आपने बार बार क्वेश्चनिंग करके तो देखना होता है, आपने इमीडिएट फीडबैक लेना होता है। इसका मतलब होता है कि आप देख सकें कि स्टूडेंट को कितनी समझ आ रही है और मेरा जो टीचिंग वे है वो कितना किसी को समझ आ रहा है। अगर इसमें बच्चों को समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि बच्चों को कोई मसला है, हो सकता है मेरे टीचिंग स्टाइल में मसला हो या कोई और मसला हो, तो उसमें फिर आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका है जी प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ताकि आपको साथ साथ पता चल रहे कि अगर आप बच्चों को समझ नहीं आ रही तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर ले। अथेंटिक असेसमेंट एम्स टू कंपेयर स्टूडेंट्स स्कोर, मेजर थ्योरेटिकल नॉलेज, असेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, असाइन ग्रेड और कर्व। तो ये आपके पास रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है उसमें अथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि कौन सी आप जो 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 भी किसी बंदे ने जो भी अपना जर्नल लिखा है या उसने प्रैक्टिकल वर्क को आपको परफॉर्म करके दिखाया है, कोई भी उसने प्रेजेंटेशन दी है, क्या उसकी अथेंटिसिटी है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है जी सेल्फ असेसमेंट प्राइमरली एनकरेज लर्नर्स टू। जो आपकी सेल्फ असेसमेंट है वो क्या करती है, एनकरेज करती है एवेल्यूएट द पीयर वर्क। ये तो गलत है, ये पीयर वर्क में, ये पीयर असेसमेंट में होती है रिफ्लेक्ट ऑन दियर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस। ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है जी। जो अपनी असेसमेंट खुद करता है उसको हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। ये आपका टेस्ट है, आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है। ठीक है जी, वो है जी हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। हम आ चुके हैं जी अपने टॉपिक पे, इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये हमने करना है आज। जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है जी आपके पास है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ये आपका चौथा टॉपिक होता है एफपीएससी के सिलेबस में। ठीक है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। और ये जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कंसेप्चुअल होकर चलना पड़ता है। ये टॉपिक सबसे मुश्किल होता है आपका, जो पेडागोजी में सबसे मुश्किल टॉपिक यही होता है, क्योंकि इस टॉपिक में से आपको कोई कंसेप्ट जो है ना, चीज़ें जो आपको जो टेबुलर फॉर्म में या किसी किस्म को मैथमेटिकल वे में इनको आप चीज़ें याद नहीं कर सकते। इनको आपने इसमें से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे ब्लूम टेक्सोनॉमी है तो ब्लूम टेक्सोनॉमी की लिखी पड़ी चीज़ें हैं, आपने वो उसके डोमेन याद कर लिए, डोमेन के लेवल याद कर लिए, उनकी तरतीब याद कर ली, वो आपकी लिखी पड़ी चीज़ें हैं। इसी तरह आपके पास टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स हैं, वो भी आपने टीचिंग मेथड जो है ना वो आपके लिखे पड़े हैं। टीचिंग मेथड है कौन सा एलिमेंट्री लेवल के लिए, कौन सा लर्नर सेंटर्ड है, कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है। ठीक है, वो आपने कर ली है। पैडागोजी क्या है, एंड्रागोजी क्या है, वो सारी लिखी पड़ी चीज़ें सेट पैटर्न पे हैं। ठीक है, टेस्ट एंड वैल्यूएशन, उसमें भी आपके पास वैल्यूएशन असेसमेंट की टाइप्स आ जाती हैं, तो वो टाइप्स हर टाइप्स के अलग डेफिनेशन आपके पास मौजूद है। लेकिन जो क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है ना, ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा आपका चैप्टर है कि इसमें आपको डेप्थ में आप जाके उसको स्टडी करनी पड़ती है। आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को वो चेक करता है कि बताएं जी क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाए, उनको क्लासरूम में डिसिप्लिन को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसमें हमेशा अनसीन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह ताला आपका जो टॉपिक अच्छे तरीके से हम इसको 3-4 लेक्चर्स में करके तो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन की बात करते हैं जी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन आर रिलेटेड कंसेप्ट इन द एजुकेशनल कंटेक्स्ट बट दे हैव डिस्टिंक्ट फोकस एंड पर्पसेस। ठीक है जी, क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दोनों देखने में एक जैसे लफ्ज़ लगते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ फ़र्क है। फ़र्क क्या है, सबसे पहले बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है और क्लासरूम डिसिप्लिन क्या है, पहले इनमें फ़र्क समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्लासरूम मैनेजमेंट को लेके ब्रीफली चलेंगे। सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर्स टू मैक्सिमम लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट इन द एकेडमिक विद द लेस एफर्ट्स ऑफ टीचर। ठीक है जी, क्या जी, क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद आपकी वो चीज़ है वो कि आपने स्टूडेंट्स की जो आउटकम है ना, जो उनकी जो लर्निंग आउटकम है, बच्चों की लर्निंग आउटकम जो है, बच्चों ने जो जो सीख रहे हैं, जो वो याद कर रहे हैं, जो उनको नॉलेज हासिल हो रहा है, वो मैक्सिमम हो, वो मैक्सिमम हो। ठीक है जी, वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो। लेकिन जो टीचर की एफर्ट्स है ना वो मिनिमम लगे, वो लेस एफर्ट्स लगे।
मीन के टीचर को ज़्यादा खपना ना पड़े और स्टूडेंट ज़्यादा सीख जाए। ठीक है, टीचर की थोड़ी एफर्ट से वो इस तरह से क्लासरूम की मैनेजमेंट करे, उसमें अपनी क्लासरूम को इस तरह से चलाए कि उसको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़े और बच्चे ज़्यादा सीख जाएं। कभी कभार ऐसे होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो अपना सर तो ज़्यादा खपा रहे होते हैं, जाके ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, ज़्यादा बोल रहे होते हैं, ज़्यादा भाग रहे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होता। इसलिए होता है उनके पास क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल उनकी वीक होती है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि आप टीचर की एफर्ट्स कम लगे, स्टूडेंट्स मैक्सिमम लर्निंग कर लें। ठीक है जी। क्लासरूम मैनेजमेंट रेफर टू द ओवरऑल स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस दैट टीचर्स इम्प्लाइज टू क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन द क्लासरूम। ठीक है जी, ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी अपने टेक्निक्स लगानी है जिससे आपका जो क्लासरूम है वो पॉजिटिव उसका लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाए। अब स्कोप इसका क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट का? It encompasses a wide range of activity approaches that help maintain order and structure in classroom while optimizing learning opportunities। ठीक है जी, स्कोप ये है कि आपके पास है मुख्तलिफ, आपके पास जो होती हैं स्ट्रैटेजी होती हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपने क्लासरूम को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद गोल्स क्या है जी? एम्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टू एनकरेज स्टैब्लिश स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल थ्रू प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर एंड एकेडमिक अचीवमेंट। जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट का गोल है ना, जो आपका आखिरी गोल है अल्टीमेटली जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो ये है कि आप इस तरह से क्लासरूम की मैनेजमेंट कर दें कि बच्चे के अंदर सेल्फ कंट्रोल आ जाए, जो सेल्फ कंट्रोल हो कि बच्चा खुद ही अपना पॉजिटिव बिहेवियर उसके अंदर ऐसा डेवलप हो जाए कि अगर जो ना उसको अपनी अच्छाई बुराई का, अपनी जनाब पास फेल होने का, अपनी लर्निंग का खुद ही उसको जनाब शौक पड़ जाए। ठीक है, समझ आ गई है कि वो खुद ही जनाब अपनी जो है सेल्फ कंट्रोल थ्रू प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर, आप उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट कर दें कि आप अपनी क्लासरूम किस तरह से मैनेजमेंट करें कि आपकी पूरी क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर इतना पॉजिटिवली प्रमोट हो जाए कि वो खुद ही पढ़ना शुरू कर दें, खुद ही वो मेहनत करना शुरू कर दें। अब जी, क्लासरूम मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनी थिंग्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो क्लासरूम की मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? सबसे पहले है टोन ऑफ वॉइस ऑफ द टीचर। टीचर की जो वॉइस है, टीचर की जो आवाज़ है, आवाज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, अगर आपकी आवाज़ ही इतनी धीमी है, आप बच्चों तक आपकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है, तो फिर वो बच्चे कैसे आपको आप क्लास को कंट्रोल कैसे करेंगे? या आपकी आवाज़ इतनी गरजदार है, इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे हैं कि बच्चे वैसे ही सहम के बैठ जाएंगे, वो आपसे क्या लर्निंग करेंगे? तो आपकी जो टीचर की जो वॉइस ऑफ टोन है ना, टोन ऑफ वॉइस है, ठीक है, जो आपकी आवाज़ की टोन है वो भी डिपेंड करती है कि आपने कहाँ से शुरू करना है। उसके बाद डिज़ाइन इन विच क्लासरूम फर्नीचर इज ऑर्गेनाइज्ड, आपने क्लासरूम के जो चेयर्स हैं, जो उनके जो डेस्क हैं, उनको आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया होगा, ये भी डिपेंड करता है क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है जी, कि आपने अगर अच्छे तरीके से आप अपना फर्नीचर को ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्लासरूम की मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी। द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें लाइट, उसके पखे, जो पंखे हैं, उसके फैंस हैं, या उसके जो वेंटिलेशन है, हवा का निज़ाम है, उसमें रोशनी है, वो किस तरह की है, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, वो भी डिपेंड करता है आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट पे। फॉर एग्जांपल, आप बड़े अच्छे टीचर हैं, बड़ी अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन क्लासरूम में लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है, या उसमें हवा का निज़ाम नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, तो आपकी मैनेजमेंट क्या करेगी? बच्चे तो कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है जी, अब ये क्या जी, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को इस बात का बाकायदा आगाही हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, दोनों के फ़ायदे में है। आमतौर पे क्या होता है कि टीचर समझता है कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ बच्चों के फ़ायदे के लिए, ऐसा नहीं है। और बच्चे समझते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट टीचर के फ़ायदे के लिए है, ये दोनों के फ़ायदे के लिए। टीचर्स की टीचिंग आसान हो जाएगी और लर्नर्स की लर्निंग आसान हो जाएगी, मैनेजमेंट के साथ क्लासरूम चलेगी। ठीक है जी। द स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड बाय द टीचर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन टू द प्रोसीजर फॉलोड बाय द टीचर फॉर डेली प्लानिंग। ठीक है जी, आपने डेली प्लानिंग जो टीचर ने करनी है, उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जनाब क्लासरूम को कैसे मैनेज करेगा। उसके बाद बात करते हैं जी डिसिप्लिन की। अब हमने क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर ली है, अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन क्या है? मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में थोड़ा सा फ़र्क आपने समझना है। डिसिप्लिन की डेफिनेशन है, डिसिप्लिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन रेफर टू द मेजर्स एंड एक्शंस टेकन बाय रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट मिसबिहेवियर और वायलेशन ऑफ क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। क्या जी, क्लासरूम मैनेजमेंट ये है कि आपने रूल्स एक बना दिए बच्चों को, आपने इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, आपने वॉशरूम जाना है तो कैसे पूछ के जाना है, आपने अगर कोई बात करनी है, कोई क्वेश्चन करना है तो आपने हाथ खड़ा करना है, कैसे आपने आना है,
जो आपकी स्टूडेंट की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, वो सारी आपने डिफाइन कर दे, रूल्स आपने बता दिए, वो आपकी मैनेजमेंट है। ठीक है। अब डिसिप्लिन क्या है? जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं ना, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होता है कि जो बंदा आपके रूल्स को तोड़ता है उसकी सजा जजा क्या है, वो आपका डिसिप्लिन है। ठीक है जी। इनके एक्शन रेफर टू मेजर्स एंड एक्शंस टेकन द रिस्पॉन्स टू स्टूडेंट मिसबिहेवियर और वायलेशन। अगर स्टूडेंट को मिसबिहेव करता है या आपके रूल्स को वायलेट करता है तो उसके ऊपर जो आप एक्शन लेंगे उसको डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है। सज़ा और जजा दोनों साथ साथ चलते हैं। जो आप उसमें जो मैनेजमेंट वो है कि जो आप टेक्निक से आप या रूल्स सेट करते हैं, जो रूल्स बनाते हैं क्लास में जाके कि आपने इस तरह से क्लास चलानी, वो आपकी मैनेजमेंट है। और उन रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, अगर वो आपकी बात को नहीं मानता उसके ऊपर एक्शन लेना, वो आपका डिसिप्लिन है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी समरी। समरी आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल यही चीज़ें जो मैंने आपको बार बार बताई हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट डिसिप्लिन वाला आपका चैप्टर है, उसमें टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं जी। इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम मैनेजमेंट वो आज हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट हमने पढ़ने हैं। क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट पढ़ना है। डेवलपिंग क्लासरूम रूल्स एंड रूटीन पढ़नी है। इफेक्टिव टीचिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस पढ़नी है। मॉडल्स ऑफ बिहेवियरल मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये मॉडल्स कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास है जी क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर रिस्पॉन्डिंग टू डिफिकल्ट बिहेवियर। ठीक है जी, जो डिफिकल्ट बिहेवियर है उसके ऊपर क्या उसका रिस्पॉन्ड होता है, ये पढ़ेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट ट्रैकिंग आप पढ़ेंगे। उसमें प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट करते हुए आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं टीचर्स को, और उनका सोल्यूशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन वाला जो चैप्टर है ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपके क्वेश्चन यहीं से ही आने हैं। ठीक है जी। अब इंट्रोडक्शन टू क्लासरूम मैनेजमेंट शुरू करते हैं जी। क्लासरूम मैनेजमेंट, वैसे तो मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन में भी काफ़ी बता दी है क्लासरूम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन को, जब मैंने दोनों को डिफाइन करने की कोशिश की है तो उसमें भी आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट है क्या। अब दोबारा ज़रा इसको थोड़ा डीपली है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है जी। क्या जी, द टर्म क्लासरूम मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ जस्ट सिंगल डेफिनेशन। इसकी कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है। मोस्ट कॉमनली इट रेफर्स टू द प्रोसीजर इन विच द टीचर सेट अप द क्लासरूम इन सच ए वे दैट स्टूडेंट लर्न मोर इफेक्टिवली। ठीक है जी। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी जो कॉमनली रेफर्स है, जो आपकी जो डेफिनेशन है यही है कि जो टीचर है वो किस तरह के क्लासरूम में सेटअप लगाए कि जनाब बच्चे जो है ना इफेक्टिवली पढ़ सकें, लर्न कर सकें। ठीक है, ये टीचर की स्ट्रेटजी है। किस स्ट्रेटजी के तहत वो क्लासरूम को कंट्रोल करता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ठीक है जी। उसके बाद की फीचर्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट कौन कौन से हैं? सॉरी, क्लासरूम मैनेजमेंट के की फीचर क्या है जी? इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट सक्सेस। ठीक है जी। स्टूडेंट सक्सेस का जो इंडिकेटर है वो आपका क्लासरूम मैनेजमेंट है। द प्राइमरी फोकस ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट इज टू गेट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। आपका जो प्राइमरी फोकस है क्लासरूम मैनेजमेंट का सॉरी, क्लासरूम मैनेजमेंट का जो आपका जो पर्पज़ है, प्राइमरी पर्पज़ जो है कि आप स्टूडेंट्स को कंट्रोल कैसे कर लें, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ मिसबिहेव ना करें, स्टूडेंट्स जो ना जो क्लासरूम के अंदर कमरा जमात के अंदर किसी किस्म की कोई वायलेशन या डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, ये आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट है। ठीक है जी। क्लासरूम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसेस दैट आर टीचर यूज टू अपहोल्ड एन एनवायरनमेंट इन विच इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग अकर स्मूथली। क्या जी, कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि जो टीचिंग है एंड लर्निंग है, इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग की क्या मुराद है? जो टीचर टीच कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन है आप टीचर्स की, और जो बच्चे लर्न कर रहे हैं, सीखने और सिखाने का जो अमल है वो स्मूथली अकर हो, स्मूथली चले। ठीक है जी। उसमें किसी किस्म का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है जी। आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ मल्टीफेस्टेड process which depends upon engaging curriculum students, responsibility, appropriate teaching, modeling, effective instruction and management skill to work towards conflict resolution विद इंडिविजुअल एंड द होल क्लास। क्या जी, क्लासरूम मैनेजमेंट में कहता है जी मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी। मल्टी फेस्टेड है। क्या जी, आपके पास जो मुख्तलिफ की चीज़ें हैं उसमें आपके पास है आपने अपना जो करिकुलम है उसमें बच्चों को कैसे एंगेज करना है। ठीक है जी। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या उन क्लासरूम के वाले से। ठीक है जी। और अप्रोप्रिएट टीचिंग मॉडलिंग जो है, टीचर मॉडल जो है वो भी आपके इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट में ही शामिल है। उसके बाद इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, इफेक्टिव आपकी टीचिंग होनी चाहिए, वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट में शामिल है। मैनेजमेंट स्किल्स जो है ना टू वर्क, और उसके बाद है टुवर्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन कि किसी किस्म का कोई आपके क्लासरूम में कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, कुछ झगड़ा बन गया है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो उसको आप किस तरह से टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट में शामिल हैं। ठीक है जी।
द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज ब्रॉडर दैन नोशन ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन। जो आपके क्लासरूम मैनेजमेंट है ये आपके पास जो है ये ब्रॉडर टर्म है डिसिप्लिन से, ठीक। डिसिप्लिन तो आप यही है ना कि जो आपने रूल सेट कर दिए उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसको आपने सजा जजा देनी है। लेकिन जो क्लासरूम मैनेजमेंट है ये ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स टीचर्स मस्ट डू टू फोस्टर इन स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट एंड कॉपरेशन इन क्लासरूम एक्टिविटी, कि ये वो सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी की सारी टेक्निक्स इसमें शामिल हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के आपस में कॉपरेशन और स्टूडेंट्स में लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में आप हेल्पफुल कर हो सकते हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे तरीके से डीपली पढ़ना है इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी द क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी can predictable obedience. Indeed, it can and should one the vehicle of enhancement of student self understanding, self valuation and internalization of self control। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसमें ये है कि आप जो ना प्रडिक्टेबल ओबीडियंस मीन के ताबेदार शागिर्द नहीं बनाना है आपने, कि आप जो जो आप कहें वही स्टूडेंट्स करते जाएं, ठीक है। ये यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके जो स्कोप है वो ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर आपने इतना पॉजिटिव उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है वो अपने ऐसा डेवलप कर देना है कि वो क्या करे जी, आपको क्या करे, वो आकर सेल्फ वैल्यूएशन करे और इंटरनलाइजेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल बच्चे के अंदर आ जाए, वो खुद ब खुद ही जनाब कंट्रोल हो जाए अपने आप को। जनाब समझिए कि ये जो बोलना है क्लासरूम के दरमियान, या शोर करना है, या जनाब चेयर को घसीटना है, या दूसरों को क्रिटिसाइज करना है, या टीचर को तंग करना है, वो खुद ही समझे कि ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। वो सेल्फ वैल्यूएट अपने आप की आप खुद ही एवेल्यूएशन कर ले कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसका उसका पॉजिटिव बिहेवियर आप इतना उसमें डेवलप कर दें। Classroom management describe to the process you use to keep classroom organized, lesson running smoothly, students engage in lesson, ठीक है जी। जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इसमें आपके पास है जी क्लासरूम को ऑर्गेनाइज आपने रखना है, बच्चे जो ना डिसिप्लिन के साथ बैठे रहें, लेसन प्लान रनिंग स्मूथली, ठीक। आपको जो लेसन है वो स्मूथली रन करे, बच्चे आपको तंग ना करे, या जो आपका जो लेसन जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप लेक्चर दे रहे हैं वो बार बार डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये आपकी ये क्लासरूम मैनेजमेंट की चीज़ें आपकी शामिल हैं, ठीक है। आपके की फीचर्स थे। उसके बाद आपके पास है जी क्लासरूम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। गुड टीचर मैनेज द क्लासरूम थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर एंड रूटीन, वाइल इनफेक्टिव टीचर लैक द रिस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है जी। जो अच्छे टीचर्स हैं वो जनाब आपकी क्लासरूम है उसको प्रॉपर प्रोसीजर रूटीन के मुताबिक चलाते हैं, बल्कि लेकिन जो इनफेक्टिव टीचर होते हैं वो जनाब लैक ऑफ उनके पास क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट की उनमें कमी होती है, ठीक है जी। व्हेन द क्लास इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड द टीचर कैन एलोकेट मच टाइम टू टीचिंग रेदर दैन स्पेंडिंग मोर टाइम टू डिसिप्लिन द स्टूडेंट। क्या जी, कहता है जी अगर आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट है तो आप अपने जो लेक्चर का टाइम है 45 मिनट का आपके पास पीरियड है वो मैक्सिमम आप टीचिंग पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है तो आधा पीरियड तो आपका बच्चों को सीधे करके बिठाते हुए, सीधे करके उनको चुप करवाते हुए गुजर जाता है, ठीक है। जो अगर आप क्लासरूम के ऊपर आपकी ग्रिप मुकम्मल मजबूत है, आप उनके ऊपर जो आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आप जाते ही जनाब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पूरे 45 मिनट अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। लेकिन जिस टीचर के पास क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होती वो क्या करता है, उसका आधा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है जनाब बच्चों को इकट्ठा करते करते, कि आप इकट्ठे होकर बैठ जाए मेरी बात सुने, या उनको शोर कर रहे हैं तो उनको चुप कराते हुए टाइम गुजर जाता है, ठीक है जी। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट because it has a great impact on overall performance of students such as behavior, organization, skill, attitude, discipline and achievement etc। क्या जी, कहते हैं जी आपकी जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी करते हैं तो बच्चे की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना, उसका एटीट्यूड भी बेहतर होगा, उसका जनाब उसको बैठने उठने का तरीका भी आएगा, उसको जनाब उसका बिहेवियर भी ठीक होगा, और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी बेहतर होंगी। सिर्फ यही नहीं है कि क्लासरूम मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, बल्कि बच्चे की पूरी तरबियत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जिस क्लासरूम में मैनेजमेंट नहीं होती बच्चे वहाँ से बदतमीज़ बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है जी। बच्चों को तमीज़ और उनकी तरबियत अच्छी होती है वो अच्छी क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ ही होती है। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसमें आपके पास कंसिस्टेंट रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप काम करें, जो भी रूल बनाएं, उनको उस पर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप रूल बनाएं, अगले दिन रूल ख़त्म हो जाए, फिर बनाएं, फिर रूल चेंज हो जाए। तो रूल जो बनाए उसके ऊपर आप सख्ती से खुद भी अमल करें, बच्चों को भी करवाएं, उसमें कंसिस्टेंसी रखें, तो क्लासरूम मैनेजमेंट आपकी अच्छी हो जाएगी। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, आपकी टाइम मैनेजमेंट अगर है
जो भी आपने टाइम दिया होगा, जितने घंटे का लेक्चर है, जितने मिनट्स का लेक्चर है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है ना, ये टाइम टेबल जो है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जैसे क्लासरूम में आपके किसी किसी को नेगेटिव या क्रिटिसिज्म वाला या बच्चों को एक दूसरे को तंग करने वाला, हूटिंग करने वाला एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हाई टेस्ट मीन के जो भी आपने क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट करनी है, तो आप डेली बेस पे उनके टेस्ट भी लें। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जब आप उनको टेस्ट लेंगे डेली बेस पे, तो बच्चे खुद अपनी वैल्यूएशन भी करेंगे कि जनाब मैंने जो कल टॉपिक पढ़ा था मुझे नहीं आया या मुझे आ गया है, मुझे कितना आया है, ठीक है। कल मैंने ये जो मैंने टॉपिक था इसको मैंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, इसको मैंने एक्टिवली नहीं सुना था, तो आज मेरे टेस्ट में नंबर कम आए हैं, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो यूँ आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होती जाएगी, ठीक है। एंगेज स्टूडेंट्स को अपना एंगेज रखना है। जब आप स्टूडेंट्स को फारिग बिठाएंगे, फारिग छोड़ेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स को अगर आपने किसी ना किसी एक्टिविटी में, किसी किसी अपने प्रोजेक्ट में, किसी ना किसी वर्क में या टेस्ट में या राइटिंग में आपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखना है, तो स्टूडेंट क्लासरूम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी। प्रेपरेशन ऑफ टीचर खुद प्रिपेयर अगर हो के आएगा तो क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकता है। अगर टीचर के पास अपने पल्ले कुछ नहीं है, उसकी अपनी प्रेपरेशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, तो वो फिर क्लासरूम को मैनेज नहीं कर सकता। और उसके बाद है मोटिवेशन के बगैर आप क्लासरूम को मैनेज नहीं कर सकते। बच्चों को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होनी ज़रूरी है। उनको मोटिवेट करें कि जनाब अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो जनाब ये आपको अवार्ड मिल जाएगा, ये रिवार्ड मिलेगा, ये पर्सनैलिटी डेवलप आपकी होगी। ये चीज़ें जो है ना, मोटिवेशन आप करेंगे तो आपकी क्लासरूम में अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्स बाय द टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट को के लिए आपने गोल जो सेट करने हैं टीचर ने, वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द टीचर ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अ टीचर सेट गोल्स an objective for mental and physical development of students to help them to achieve educational goals ultimately। क्या जी, जो भी टीचर ने क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए गोल्स सेट करने हैं ना, जो उसके ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, अल्टीमेटली यही गोल्स और ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को कामयाबी की तरफ लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने ये गोल सेट कर लिया अपना, एक जो है ना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि जनाब आज मैंने जाके स्टूडेंट्स को जनाब जो है यू शेप में बिठाना है। जो हमने रोज शेप में बिठाया हुआ है उसको मैंने क्या करना है, यू शेप में बिठाना है, ताकि मेरी सारे स्टूडेंट्स के ऊपर मेरी नज़र रहे, कोई बच्चा जो है ना डिस्टर्बेंस ना करे। तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा, अल्टीमेटली फ़ायदा स्टूडेंट को ही होगा। जब स्टूडेंट टीचर की नज़र में रहेगा, उसकी फोकस पे रहेगा, तो अल्टीमेटली वो अच्छा लर्न करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी अपना ही फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आर गिवन ऑब्जेक्टिव एंड दे स्ट्राइव फॉर इट्स अचीवमेंट, ठीक है जी। आप स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, उनको आप मकसद दे सकते हैं कि आप जो हम आपको जो लेसन दे रहे हैं, ये इस लेसन के पीछे ये मकसद है। जैसे आप हैं ना, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव देता हूँ कि जनाब अगर आप ये अच्छे तरीके से जो है ना क्लासरूम मैनेजमेंट वाला लेसन पढ़ते हैं, तो आपका पीपीएससी या एफपीएससी का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजन हैं जी, बेटर टीचिंग, आप टीचर्स जो ना अच्छे तरीके से टीच कर सकेगा। अगर वो क्लासरूम मैनेजमेंट करता है तो उसकी टीचिंग बेटर होगी। स्टूडेंट्स का फोकस बना रहेगा, स्टूडेंट्स भी फोकसली अपना वो जो लेसन है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, ठीक है। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं करते तो ना तो आप टीचिंग अच्छी कर सकते हैं और ना ही स्टूडेंट्स का फोकस बन पाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।